नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। शहरात MIM पक्षाला बसला मोठा धक्का। MIMचे ज्येष्ठ नेते डॉक्टर गफ्फर कादरी यांनी MIM पक्षाला ठोकला रामराम। इम्तियाज जलील हे स्वतःला मोठे करण्यासाठी आणि देवेंद्र फडणवीस च्या इशाऱ्यावरती MIM पक्षाला कमजोर करण्याचे काम हे करत आहे, असे यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये डॉक्टर गफ्फर कादरी हे बोलत होते। वंचित बहुजन आघाडीसोबतची युती तोडण्याचंही काम इम्तियाज जलील यांनी केले। जर वंचित बहुजन आघाडीसोबत युती कायम असती तर आज 10 ते 12 आमदार हे निवडून आले असते। इम्तियाज जलील हे फक्त आपल्या स्वतःचा विचार करतात आणि त्यांना वाटतं की महाराष्ट्रात माझ्या पुढे कोणी MIMचा नेता कार्यकर्ता गेला नाही पाहिजे, असे यावेळी डॉक्टर गफ्फर कादरी बोलत होते। डॉक्टर गफ्फर कादरी यांनी इम्तियाज जलील यांच्यावरती केले गंभीर आरोप। इम्तियाज जलील हे चीटर आहे असेही ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जिसकी जो क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी। बीच में कुछ हमारे साथ नाराज भी होंगे, कांग्रेस भी नाराज भी होंगे, आप भी नाराज भी होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड करना, क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचा। दास्तान तो बहुत पुरानी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ज्वाइन किया। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत की जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत मेहनत की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन आघाड़ी को MIM से जोड़ने का काम। तो मैंने महसूस किया और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खासदार बना 2019 में, ये वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बना। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो वंचित से युति तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था और मेरा आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील युति के तोड़ने के जिम्मेदार। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते और सत्ता की चाबी हमारे पास। मगर इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए, कोई पोस्ट और हैसियत इम्तियाज जलील की बात की जाती। इसलिए कोई और MIM के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और MIM का गठबंधन था। इनकी भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को हमने MIM ने पार्टी का दिया और खालिद गुड्डू को समाज पार्टी ने पार्टी का दिया। में वारिस पठान को पार्टी का दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिफ बिलाल साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताई। आसिफ बिलाल साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब बैरिस्टर साहब मुझसे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टिंबा दिलवाऊंगा। मैंने किसी 1 मिनट जाया किया बगैर बैरिस्टर को फोन किया,
शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास था। उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब बम्बई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत है। उन्होंने ये काम किया, इसी बात कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी जमाने में इम्तियाज जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर महाराष्ट्र का सदर बनने पर चुनाव कर दी। ये सब चीजें मेरे ध्यान में, मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी जमाने में असद साहब ने मुझसे कहा ठीक है, जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का दारुसा सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैं महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहां जहां दंगे फसाद है वहां पहुंचा। मैंने जहां हो सके अपने देश से मदद की। कोविड का जमाना आ गया, उस जमाने के आप पत्रकार लोग गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने जो विवादता होटल है वहां उससे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम मशरक़ी असेंबली से आपको बस कुछ उम्मीदवार बनाएंगे, बल्कि आपको किस तरह से चीज को यकीनी बनाएंगे वो देखेंगे, और मशरक़ी असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करें। और आपने देखा होगा, जाते होगा एयरपोर्ट में फोटो है, असद साहब ऐसा मेरे घरों में हाथ लगा रहे हैं और चुप रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी बदल रहे हैं। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे हैं, होगी बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम बदले किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी है, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफी दुनिया है, 2 तो सिटिंग एमएलएस है, इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की, सर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहां मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊँ। सदर साहब ने कहा नहीं, आप सामने मुशायरे जाते हो। मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात, मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनकी जवाब भी आया। उसका तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। How could you come to this conclusion that we are going to make a candidate one? Aurangabad East Assembly has facing for 2024. मैंने समझ गया मेरी बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम की उषा में मैं नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापिस आया, सोचते रहा। फिर हमारे अपराध खानदान नजदीक के दोस्तों से बात करा। मैंने कहा खत लिखे, हमने उसी खत की कॉपी आपको दी। उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, अंग्रेजी के हाथ से किया है। मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं, अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर को पहुंचा दिया। कोई जवाब नहीं आया।
फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग की आपके सामने है। फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारी जो सहने वालों की जो उस पर प्रेम करते हैं, उस पर कुछ गुरुमाए कराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं, हम तक कभी असल अभी साहब इस शहर में आते हैं तो यकीनन उसकी मीटिंग करते हैं। हमारे के सदर साहब ने हिमायत में हमारे साथ किया। ये उलमाए कलाम और कुछ जिम्मेदार हो असद साहब के मकान में पहुंचे, जहाँ पर उनको कोई कातिल का रिस्पॉन्स नहीं किया गया। आप मैं ज्यादा है नहीं कहना चाहता हूँ, उलमाए कलाम से आप बात कर लीजिए, उसमें से कुछ जो भी काम पर कहना चाहते थे उनको काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बहरहाल ये बातें होने के बाद हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करें। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से मुख्तलिफ हमारे कार्य के वक्त कर गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस मुस्लिम से अपने को 10 बर्दाश्त करना चाहिए, इससे अपने को राजीनामा देते रह सकते। फिर हमने आज राजीनामा को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से व्हाट्सएप के जरिए। मैं आपको ये बताने के लिए यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमत देने वाले आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को खानदान को नजरअंदाज करते हुए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसिल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस मंजर में मुझे इस्तीफा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफा भेज दिया है और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर दी के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 2-3 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि जब चीजें मैच्योर हो जाती है, ताकि जब चीजें फाइनल हो जाती है तो उसकी बताने में मजा है, वक्त से पहले बताने में कोई मजा नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान के जिम्मेदारों से कॉन्टैक्ट में हूँ कि उनके मशवरे में आती है जो महाविकास बनाने का एक अंग है, एक हिस्सा है। बड़ा बहुत सारी डेवलपमेंट होंगे। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पद अधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फोन है। अभी अभी नांदेड़ में फिरोज गाना के महेटवाड़ा के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो महेटवाड़ा के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं, हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ जिलों के साथी हैं। वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ उनकी पार्टी जो है, आप जानते हैं आज से इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है। टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होता और इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र में काफी पद अधिकारियों के इस्तीफा की बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इम्तियाज जलील सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर कर रहा है। हमारी खुद बदकिस्मती है, इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर मी, आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस इन पर्सन और साहब के कान में जो जहर भर दिया इम्तियाज जलील ने वो निकालने में नाकाम रहा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके पास शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी, मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ। आपके जहन में जो भी सवाल होगा या मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा। यकीनन
आप ही के माध्यम से हम जनता में हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप में से किसी को जो सवाल पूछना है इसके बारे में पूछिए। अभी 2019 में यूपी जो टूटी, मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब की मदद करेगी। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी 2019 में अतुल सावे वंचित से युति होने के बाद बहुत परेशान था, तो हमारे जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी की जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले इंडिया चैनल ने महाराष्ट्र बनने पर डिसॉल्व कर ऐसी क्या आंसर थी डिसॉल्व करने सियासत हमको भी समझती ना भाई। अब पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की युति होती, अब महाराष्ट्र में होने के बाद औरंगाबाद में कलीन प्रदेश उम्मीदवार बन गया था और उसके आगे पूरे पैसे दिया नहीं, बड़ा बहुत सारी बातें हैं, मगर ये चीजें उसके सामने है ना घटनाक्रम। और उसके आगे सुनो ना, अब एक ही आदमी सब सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो असेंबली में पार्लियामेंट में 89,000 वोट एमआईएम को मिले। अब हमको टिकट नहीं देने का मतलब असद साहब की बात पे तैयार करने का गफ्फार कादिर को मशवरे से टिकट ना दिया जाए। क्या वजह है भाई? वजह सिर्फ इतनी है, एक सक्षम ताकतवर उम्मीदवार या तो ना आए या तो उनकी खुद की नियत थी मैं वहां आ जाऊं। अभी तो मेरा मानना यह है कि एमआईएम, ये तो उनका डिसीजन है, एक कमजोर कैंडिडेट देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं अतुल सावे की मदद। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। चांदीवली में आलम नसीम खान के खिलाफ इमरान कुरैशी को खड़े करे, 800 वोट दिया, आलम नसीम खान 399 वोट से हारा। इंडिया के लिए जबरदस्ती टिकट दिया ताकि काम की किसी, मेरा आपके माध्यम से कहना है, ये अपने आप को शागंज का डालो बहादुर होता नहीं था। अगर तेरे में दम है, क्या फडणवीस के खिलाफ साउथ वेस्ट नागपुर से चुनाव है, नागपुर चुनाव की क्या बात कर रहा हमारे मोहतरम इंडिया साहब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की हिमायत का काम कर रहे हैं। मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि हम में से किसी का फोन तो उठाते नहीं, मदद तो करते नहीं, उनकी मदद करते हैं। वह बहुत डिस्टेंस से उनकी शिकायत ये पट्टे ने होलसेल में सौदा कर दिए लक्ष्य। आओ सुनो ना, तो मुझे एक्सैक्ट फिगर नहीं मालूम। और वो जो कानपुर में थी तलतलाहट थी, उनकी जो परेशानी म्हटलं जातं हे खरंय का? एमआयएम भाजपची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम? इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैनिपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर। अभी तो आंदोलन से अभी चुनाव तो हो तो शुरू, अभी सिवाय सेटिंग के कोई दावी नहीं है भाई। असं तिकीट दिलं नाही म्हणून तुम्ही असं बोलताय, तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची हीच भाषा असली असती। ऐकून घ्या, तिकीट एक सेकंडरी विषय, आदमी का आत्मसम्मान, आत्म क्या बोलते सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कैसे इज्जत होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं, वो इंटरव्यू का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर फागरी है, ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इंटरव्यू में अपने कार्पोरेटर से तकलीफ थी। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है नहीं। उसने मुझसे कहा अब्बा जी, इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहे। अगर असदुल नबी साहब हमें बात सुन के लेते तो एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती।
आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ गए, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांग भी नहीं की। मेरा असल विश्वास ये है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते, तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है, तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग क्वालिटी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने पे लेके आया हूँ। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कहने पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट की बात नहीं करते, तो मैं उनको क्या हिसाब दिला सकता। टिकट तो बहुत छोटी चीज है, मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते उसकी बात मत कीजिए।